हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वार्टाइल्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं क्वार्टाइल्स की। क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज दैट ब्रेक अप द डेटा सेट इनटू क्वार्टर्स। तो क्वार्टाइल्स आपकी वैल्यूज़ होती हैं जो डेटा सेट को क्वार्टर्स में डिवाइड करती हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब है कि आपका ये वो पॉइंट है जिसके नीचे आपका वन क्वार्टर ऑफ द डेटा मीन्स वन फोर्थ ऑफ द डेटा लाई करता है, और इसको हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वार्टाइल है जिसमें आपका वन फोर्थ ऑफ द डेटा बिलो जिसके लाई करता है, सॉरी, वन बाई टू डेटा, हाफ ऑफ द डेटा लाई करता है, तो वो आपका सेकंड क्वार्टाइल कहलाएगा। और इसके बाद आता है थर्ड क्वार्टाइल। तो थ्री बाई फोर डेटा जिसके नीचे लाई करता है तो वो आपका थर्ड क्वार्टाइल कहलाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द फर्स्ट क्वार्टाइल इज द पॉइंट बिलो विच a quarter of the data line. Second quartile is the point below which a half of the data line, and the third quartile is the point below which a three quarters of the data line. और थर्ड क्वार्टाइल को हम अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। तो हमारे पास थ्री क्वार्टाइल्स होते हैं, लोअर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल, जिसको हम मीडियन भी बोलते हैं, और अपर क्वार्टाइल। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है क्वांटाइल्स का। क्वांटाइल्स क्या होते हैं? क्वांटाइल्स आता है कट पॉइंट दैट डिवाइड्स सैम्पल डेटा सेट्स इनटू सब ग्रुप। तो क्वांटाइल्स आपके वो कट पॉइंट्स होते हैं जो आपको डेटा सेट्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए तो 20.20 क्वांटाइल्स इक्वल टू 5, ये कहा जाए जैसे 0.20 क्वांटाइल्स इक्वल टू 5, तो इसका मीनिंग ये है 25% ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन आर लेस देन इक्वल टू 5, वाइल द 80% ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ग्रेटर देन 5। तो सिंपल से इसका मीनिंग ये हो जाता है कि 20% जो है इसका आपका टोटल ऑब्जर्वेशन का, वो 5 से इक्वल है या 5 से नीचे है, और इसका जो 80% है वो 5 से ज़्यादा है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। परसेंटाइल। परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली बार भी आपको बताया था थोड़ा सा, इस बार एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं। देखिए, आपको ये टर्म काफ़ी कंफ्यूज करते, आपको कंफ्यूज हो सकता है, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो। परसेंटेज एंड परसेंटाइल, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। परसेंटेज कभी कभी जो आपका रिजल्ट है उसको सही से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, कि कोई स्टूडेंट मान लीजिए या कहीं भी आप कितने अच्छे हैं कितने ख़राब हैं, ये परसेंटेज से पता नहीं चलता। जैसे अगर ये एग्जांपल कहा जाए कि किसी स्टूडेंट ने 90% मार्क्स स्कोर किए, तो इट डजेंट मीन कि वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। देखने में ऐसा लगता है कि 90% स्कोर किए तो अच्छा स्टूडेंट रहा होगा, और ऑब्वियसली हो भी सकता है ऐसा हो। लेकिन अगर इसको कंडीशन को ऐसे हम देखें कि 100 स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए, जिसमें से 99% स्टूडेंट ऐसे थे, जिसमें 99 स्टूडेंट ऐसे थे 100 में से, आउट ऑफ 100, जिन्होंने 90% से ऊपर स्कोर किया, तो आप उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे जिसने 90% स्कोर किया एग्जाम में? ऑब्वियसली बात है कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि 100 स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए, 100 में से 99 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 90% से अबव स्कोर किया है। यानी जो इस स्टूडेंट ने जिस स्टूडेंट ने इससे 90% स्कोर किया है, उससे नीचे सिर्फ एक स्टूडेंट है, तो उसकी सेकंड वर्स्ट आपकी हम ये कहें कि रिजल्ट है उसका। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि 90% मार्क्स है तो बहुत अच्छे रहे होंगे, तो उस केस में परसेंटेज उतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो हम वहाँ पर परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटाइल में ये बताया जाता है कि आपकी औरों के कंपैरिजन में आपका क्या रिजल्ट है। ठीक है, तो ये परसेंटाइल का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे किसी के लिए ये कहा जाए कि आपका परसेंटाइल 99 है, तो इट मीन्स ये है कि 1% स्टूडेंट ने आपसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी है, और 99% स्टूडेंट आपसे नीचे है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट रहता है। तो वहाँ ये पता चल जाता है कि जो एग्ज़ाम हुआ वो कितना टफ या कितना आसान था, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। तो उसके उसके लिए फिर आपका परसेंटाइल कहीं ज़्यादा इफेक्टिव वे है परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने का, क्योंकि वो आपको बताता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई एग्ज़ाम आपका इजी होता है तो मेरिट आपकी हाई जाती है, कोई एग्ज़ाम आपका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होता है तो उसमें मेरिट आपकी लो जाती है। तो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस आपकी परसेंटेज से नहीं है, आपने इसमें कितना गेन किया, बल्कि इस बात से डिपेंड करेगी कि आपकी परसेंटाइल क्या है, आपने औरों के मुकाबले कितना अच्छा या कितना ख़राब परफॉर्म किया है। तो फिर वहाँ पर परसेंटाइल की कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वार्टाइल का फॉर्मूला, क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं? ऑब्वियसली हम जानते हैं कि थ्री टाइप्स के क्वार्टाइल्स होते हैं, लोअर क्वार्टाइल्स, अब मीडियन और अपर क्वार्टाइल। Q1 Q2 Q3 से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली।
तो Q1 को जब हम निकालेंगे तो n+1 डिवाइड बाई 4 आइटम जो होगा वो आपका Q1 होगा। सबसे पहले देखिए आपके पास नंबर ऑफ़ आइटम्स होंगे, आप उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर लीजिए। जब असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर लेंगे आप उनको काउंट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ़ टोटल आइटम्स है। ये हो सकता है कि उसमें कुछ आइटम्स रिपीट हो रहे हों, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको तब भी काउंट करेंगे। अगर वो रिपीट 10 टाइम्स भी हो रहे हैं तो 10 बार आप उसके काउंट करेंगे, 10 टाइम्स ही काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है आप उसे एक बार काउंट करेंगे, ठीक है। और उनको असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर लेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज आपके पास 20 आइटम्स है तो n=20 हो जाएगा उस केस में। अब आपको लोअर क्वार्टाइल निकालना है, मीडियन निकालना है, अपर क्वार्टाइल निकालना है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। n आपको पता होना चाहिए, डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये दो चीज़ें मैंडेटरी हैं। इसके बाद ही आप फॉर्मूला को लगाइए। तो Q1 जो लोअर क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट करता है उसका फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। देखिए n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। Q2 है n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। और आपका अपर क्वार्टाइल है 3 × n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये 0.25 है, तो इसलिए 1/4 से मल्टीप्लाई किया गया है इसको। ये मीडियन है सेकंड, तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया है। और ये अपर क्वार्टाइल है तो इसे 3/4 से मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब इसे 0.75 से मल्टीप्लाई किया गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके से निकल जाएगा। ये एग्जाम्पल हम पिछली बार कर चुके थे तो इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे एक और एग्जाम्पल था उसको हम करते हैं तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक डेटा सेट दे रखा है और हमसे कहा गया है कि हमें क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम जो भी डेटा है हमारा उसको हम मैनेज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए आपने असेंडिंग ऑर्डर मैनेज कर लिया यहाँ पर। असेंडिंग ऑर्डर मैनेज करने के बाद टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स को काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ आइटम हो जाएंगे आपके 8। टोटल नंबर ऑफ़ आइटम 8 है, इसमें से कुछ आइटम रिपीट भी हो रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। रिपीट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम लोअर क्वार्टाइल अगर हमें निकालना है तो हम लोअर क्वार्टाइल के लिए Q1 का जो फॉर्मूला था Q1 = n+1 डिवाइड बाई 4, ये देखिए ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया Q1 के लिए जो फॉर्मूला था। तो n है यहाँ पर 8, 8+1 हो जाएगा 9, 9/4 हो जाएगा 2.25। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जब 2.25 आ गया तो एक इंटीजर तो नंबर मिला नहीं हमको और हमें 2.25 टर्म निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम तो 2.25 टर्म आ जाएगा। तो अब इसमें इसका मीनिंग ये है इसका कि पहले आप सेकंड टर्म को लिखिए और इससे एक ज़्यादा मतलब थर्ड टर्म को लिखिए, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म को लिखिए। ये यहाँ पर नंबर नहीं है, ये टर्म है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जो फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.25, ठीक है, 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी आपका सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म यहाँ पर देखिए 13 है, यहाँ आ जाएगा 13, ठीक है, प्लस एक मिनट सेकंड टर्म 13 नहीं, सेकंड टर्म 16 है। ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ दे रखा है, इसलिए मैंने बताया था असेंडिंग ऑर्डर में डेटा होना चाहिए। तो 16 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 16 प्लस आपका नेक्स्ट टर्म है 23, तो हम लिखेंगे 23। थर्ड टर्म है 23, तो हम लिखेंगे 23 - 16 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से। जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका लोअर क्वार्टाइल कहलाएगा, तो ये लोअर क्वार्टाइल के अंदर हमने निकाल दिया। ऐसे ही अगर आपको मिडिल क्वार्टाइल निकालना है तो फॉर्मूला तो मिडिल क्वार्टाइल का यूज़ होगा, बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसे हमने लो क्वार्टाइल में निकाला था। तो मिडिल क्वार्टाइल का फॉर्मूला है Q2 = n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म। n हो जाएगा 8, तो 8+1 डिवाइड बाई 2 9/2 = 4.5। तो 4.5 का मतलब हो जाएगा 4 + 5 - 4th टर्म इंटू 0.5, क्योंकि 0.5 आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। पहले की तरह ही निकालेंगे, बाकी सब कुछ वही है, बस फॉर्मूला चेंज हुआ है, प्रोसीजर वही रहेगा आपका। तो ये मीडियन निकल जाएगा। मीडियन निकलने के बाद अपर क्वार्टाइल आपको कैलकुलेट करना है। तो अपर क्वार्टाइल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला फिर से वही है आपका, ठीक है। क्या फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला है आपका 3/4 × n+1। तो 3/4 + n+1 आ जाएगा 6.75 टर्म। तो 6 हम लिखेंगे 6th टर्म प्लस 7th - 6th टर्म इंटू 0.75, तो आंसर आ जाएगा 35। तो 35 आ जाएगा।
यहाँ इस केस में ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम 6 और 7 टर्म निकालें तो दोनों टर्म सेम है। मैंने बताया था एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, तो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। जब एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो 6 एलिमेंट भी आपको 35 है, 7th एलिमेंट भी 35 है। 35 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगेन उसमें 35 को ऐड करना है, तो वो कोई इशू नहीं है। वो अगर नंबर सेम है, सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो 0 आ सकता है। तो ये आपका लोअर, अपर और मिडिल क्वार्टाइल हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आपको फॉर्मूले पे ध्यान रखना है, बस दो बातें आपको याद रखनी है। पहला तो आपको ये रखना है कि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लीजिए। सेकंड थिंग आपको जो देखना है वो ये देखना है कि अगर फ्रैक्शन में आता है आपका आंसर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, तो फ्रैक्शन में जब आता है तो इंटीजर पार्ट को लेंगे, इंटीजर पार्ट वाला जो टर्म होगा उसको लेंगे और उस पर जो उस पोजीशन पर, वो एक्चुअली पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर को नहीं। उस पोजीशन पर जो नंबर है उसको प्लस उससे नेक्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही आपको फाइनल आंसर होगा। जैसे इसमें था 4.5, इसका मतलब फोर्थ टर्म प्लस 5 फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म इंटू 0.5। 0.5 क्यों? क्योंकि वो फ्रैक्शनल पार्ट है। सेकंड वाले केस में देखिए, ऐसे लास्ट वाले केस में आंसर आया आपका 6.75, मीनिंग सिक्स टर्म प्लस 6 से आगे कौन सा होगा? 7th होगा ऑब्वियसली। 7th माइनस 6 टर्म इंटू फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट कितना है? 0.75, तो 0.75 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो लोअर क्वार्टाइल हो, अपर क्वार्टाइल हो, मीडियन हो, निकाला ऐसे ही जाएगा आपका। आगे देखते हैं। अभी इसको हमें प्रैक्टिकली थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखना है कि किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो वो चीज़ भी देखनी है हमको। तो चलिए देखते हैं। एक प्रोग्राम है और हमको इसमें क्वार्टाइल ही कैलकुलेट करना है, लोअर, अपर और मिडिल। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास डेटा फ्रेम है, अगर क्या मतलब है हमारे पास डेटा फ्रेम, तो अब हमें निकालना है तो हम उसको रो वाइज निकालेंगे या कॉलम वाइज निकालेंगे। और अगर हम रो कॉलम मेंशन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट किसके अलग निकलेगा? देखिए इसमें सबसे पहले आपके पास एक डेटा फ्रेम होना चाहिए, और डेटा फ्रेम में हम रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों के अलोंग निकाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, क्वेश्चन की डिमांड हो सकती है कि वो किस तरीके से निकाला जा रहा है। अगर क्वेश्चन में आपके कुछ भी नहीं दे रखा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो निकलेगा एक्स 0 के अलोंग निकलेगा। ठीक है, एक्स 0 के लिए अलग निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्स 0 का मतलब होता है इस तरीके से वर्टिकल, तो ये निकलेगा। ये मान लीजिए इसके नाम ए बी सी डी हैं कॉलम के, तो ए बी सी डी के अलॉन्ग निकलेगा ये समझ लीजिएगा। और अगर एक्सिस 1 लिखेंगे तो फिर इस तरीके से निकलेगा। चलिए देखते हैं पहले किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। अगर डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं किया तो डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लीजिए। डेटा फ्रेम को हमने क्रिएट करेंगे तो हमने ले लिया df इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, और डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए आपको पांडास लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी। बिना पांडास लाइब्रेरी के आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आपको सबसे पहले लाइन जो लिखनी पड़ेगी वो यही लिखनी पड़ेगी, इम्पोर्ट पांडास एज पी डी। यहाँ पी डी इसका ऑल्टरनेटिव नेम है पांडास का। तो जहाँ कहीं भी आपको पांडास का कोई फंक्शन एक्सेस करना होगा वहाँ पांडास न लिख के हम पी डी लिखेंगे। तो हमने लिखा डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। और हमने इस बात के कि पहले हम एक डिक्शनरी बनाए, फिर उसको डिक्शनरी का जो भी नेम है उसको हम एज ए पैरामीटर पास करें डीएफ के अंदर। हमने यहाँ पर क्या काम किया है कि हमने डायरेक्ट डिक्शनरी को ही पास कर दिया है एज ए पैरामीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ, मुझे लगता है आप कर सकते हैं। देखिए जब भी कभी हम डेटा फ्रेम बनाना होता है तो मोस्टली हम क्या काम करते हैं कि हम डिक्शनरी की हेल्प से बनाते हैं, क्योंकि उसका एक एडवांटेज ये रहता है कि डिक्शनरी में जो कीज़ होती हैं वो डेटा फ्रेम के ऑटोमेटिकली कॉलम्स का काम करती हैं, अपने आप कन्वर्ट हो जाती हैं। वो आपको तो कुछ करना नहीं होता, आपको कॉलम पैरामीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पर। इंडेक्स पैरामीटर भी हमने इसके अंदर मेंशन नहीं किया है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमको मिल जाएगी, इसलिए हमने उसे करने की कोशिश नहीं की गई है। हमने सीधा एक डिक्शनरी को पास कर दिया है एज ए पैरामीटर। डिक्शनरी की क्या पहचान है? ये आपका जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, इसी के थ्रू हमें पता लगता है कि डिक्शनरी क्या है। एक सिंपल सी बात है, जनरल बात है। तो अब इसमें कीज़ क्या है? ए बी सी डी तो की होगी, और इन की के अलोंग जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी लिस्ट की फॉर्म में दे रखी हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो हमारा अभी क्या होगा, जब हमने इसको डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में एज ए पैरामीटर पास कर दिया तो ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ए बी सी डी कॉलम बन जाएंगे इसके।
अब हमें इसको प्रिंट भी कराना है क्योंकि डेटा फ्रेम स्क्रीन पर दिखाई भी देना चाहिए आउटपुट में एटलीस्ट। तो हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, प्रिंट डेटा फ्रेम इज, और इसको डेटा फ्रेम को प्रिंट भी करवा दिया। अब आपको यहाँ तक आपका डेटा फ्रेम बन गया। अब आपको क्वांटाइल निकालना है, लोअर, अपर और मिडिल। ठीक है, तो 0.25 अगर आपने निकाला, 0.25 निकालने के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, देखिए हमारे पास हमको तीन बातों को फोकस रखना है। पहले तो फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है क्वांटाइल। ठीक, उसमें पैरामीटर्स कितने हैं? पैरामीटर्स हैं 2। पहला तो ये कि आप कौन सा क्वांटाइल निकालना है, लोअर, अपर, मिडिल। लोअर निकालें तो 0.25 पास करेंगे वैल्यू, मिडिल निकालें तो 0.50 पास करेंगे, अपर निकालें तो 0.75 पास करेंगे। सेकंड, एक्सिस कौन सी है, किस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है? एक्सिस 0 के अलॉन्ग निकालें, एक्सिस 1 के अलॉन्ग निकालें। दो ही एक्सिस हो सकते हैं डेटा फ्रेम में, थर्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर एक्सिस 0 के अलॉन्ग निकालना है तो लिखेंगे एक्सिस इज इक्वल टू 0, और अगर एक्सिस 1 के अलॉन्ग निकालें तो हम लिखेंगे एक्सिस इक्वल टू 1। दो ही ऑप्शन हमारे पास, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और अगर हम एक्सिस नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका एक्सिस 0 के अलॉन्ग ही कैलकुलेट होगा। चलिए देखते हैं। अभी हमने 0.25 क्वार्टाइल निकाला तो हमने एक मैसेज पास कर दिया, इसके अंदर मैसेज लिख दिया हमने प्रिंट। हालांकि हम कमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आउटपुट में भी ये अपीयर हो मैसेज। तो हमने मैसेज लिख दिया प्रिंट 0.25 क्वांटाइल ऑन एक्सिस 0। तो ये B1 के थ्रू हमने कैलकुलेट किया है। देखिए B1 का स्टेटमेंट देखिए, B1 इज इक्वल टू DF डॉट क्वांटाइल 0.25 एक्सिस 0, ये मैसेज है यहाँ पर, प्रिंट B1। इसी तरीके से अगर हम 0.50 निकालेंगे तो लिखेंगे प्रिंट 0.50 क्वांटाइल ऑन एक्सिस 0। अब हमने B2 निकाल लिया, हमने B2 ऐसे निकलेगा DF डॉट क्वांटाइल 0.5 एक्सिस 0, और इसको हमने प्रिंट कर दिया। फिर 0.75 निकालेंगे तो हम फिर से मैसेज लिखा 0.75 क्वांटाइल ऑन एक्सिस 0, मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और फिर से बस करना सिर्फ इतना, इस बार हम 0.75 लिखेंगे 0.50 की जगह, तो आपका अपर क्वार्टाइल निकल जाएगा यहाँ। इसको भी हमने प्रिंट कर दिया। अब आपको एक्सिस 1 के अलॉन्ग निकालना है, तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, बस जहाँ पहले आपने एक्सिस 0 लिखा था वहाँ एक्सिस 1 लिख देंगे एज ए पैरामीटर वैल्यू। बाकी और कुछ आपको चेंज नहीं करना, वही सब प्रोसेस करना है। कट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, बस एक्सेस चेंज कर दीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी मैसेज आपका मैसेज के साथ ही प्रिंट हो जाएगा। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो डेटा फ्रेम ही प्रिंट हो जाएगा। अब हमने एक्सिस के अलॉन्ग एक्सिस 0 के अलॉन्ग निकाला था, इसका मीनिंग ABCD के अलॉन्ग निकलेगा, तो पॉइंट ABCD के अलॉन्ग निकलेगा। तो ABCD के अलॉन्ग ये देखिए, ABCD के अलॉन्ग 0.25 क्वांटाइल ये है। ठीक है, 0.50 क्वांटाइल ये है ABCD के अलॉन्ग, मीनिंग एक्सिस 0 के अलॉन्ग, और 0.75 क्वांटाइल ये है। अब एक्सिस 1 के अलॉन्ग जब निकालेंगे तो ये इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, ये देखिए आप सभी। तो ये आपका निकल जाएगा 0.25 क्वांटाइल ऑन एक्सिस 1, ये 0.50 क्वांटाइल, और ये 0.75 क्वांटाइल। तो इस तरीके से तीनों क्वांटाइल आपके निकल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वांटाइल का, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट अभी ये इसमें कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखिए, और देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एग्जीक्यूट करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा आपके पास, और आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट में कुछ है नहीं इतना, और फंक्शन का नाम याद रखना है, किस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है ये निकालना है, और कौन सा क्वांटाइल निकालना है, 0.25 लोअर, अपर, मिडिल, वो सब देखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिवोटिंग। पिवोटिंग क्या है? पिवोटिंग मीन्स समराइजिंग द डेटा इन a way to make understanding of the descriptive data easier. And pivoting techniques rearrange the data from rows and columns by possibly aggregating data from multiple sources in a report form with rows transferred to columns so that the data can be viewed in a different perspective. And there are two functions for that purpose. These are pivot function and pivot underscore table function. देखिए 3 की पॉइंट्स हैं इसमें। पहला है तो यह है कि पिवटिंग का मीनिंग क्या है, ये डेटा को समराइज़ करता है। और समराइज़ करेगा क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा जो होगा काफ़ी डिस्क्रिप्टिव मैनर में होगा और हमें उसे समराइज़ करना होता है। तो पिवटिंग के थ्रू हम इसे समराइज़ कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, पिवट फंक्शन और पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन। दो फंक्शंस होते हैं हमारे पास।
पहली बात तो ये कि पिवोटिंग का मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए कि ये डेटा डिस्क्रिप्टिव डेटा को समराइज करता है, ठीक है। सेकंड, समराइज तो करेगा ही, ये डेटा को रीअरेंज भी करेगा। और जब हम रीअरेंज की बात करते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम डेटा को मल्टीपल सोर्सेज से एग्रीगेट भी कर सकते हैं इसके अंदर, और उसकी एक रिपोर्ट बना सकते हैं ये। और ऐसा हम क्यों करेंगे? हम इसलिए देखेंगे क्योंकि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं डेटा के, कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं डेटा के। तो ये पिवटिंग के थ्रू पॉसिबल है। और दो इसमें आपके फंक्शन मेन होते हैं, पिवट फंक्शन और पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन। तो आई थिंक ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले डेटा को समराइज़ करता है, एक डिस्क्रिप्टिव डेटा को समराइज़ करता है ऑब्वियसली। इसमें रोज़ को कॉलम्स में हम चेंज कर सकते हैं, और ऐसा करते समय हम डेटा को मल्टीपल सोर्स से लेके एग्रीगेट कर सकते हैं, और फाइनली हम इसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। जो ये रिपोर्ट होगी वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को शो करती है डेटा के। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है पिवटिंग का। और हमारे पास दो फंक्शन है, वी हैव टू फंक्शन, पिवट फंक्शन या पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम ये अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सेम काम करते हैं लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। पिवटिंग, तो सबसे पहले पिवट फंक्शन की बात करते हैं। With pivot function, if there are multiple entries for a column values for the same values for index row, it leads to error. Hence, before you see pivot, you should ensure that data does not have rows with duplicate values for the specified columns. तो इसमें पहली बात तो ये है कि पिवोट फंक्शन जब हम अप्लाई कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि कहीं किसी कॉलम के लिए मल्टीपल एंट्रीज तो नहीं है, ठीक है। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ इंडेक्स रो, अगर ऐसा है तो वो एरर शो करेगा। और तो इसमें मल्टीपल एंट्रीज अलाउ नहीं होती, और एरर आप उसके थ्रू अगर उसे करने की कोशिश करेंगे, पिवट फंक्शन को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो एरर शो करेगा। तो ये सबसे पहले इंश्योर कर लीजिए आप कि आपके पास जो डेटा है तो उसमें जो रोज़ हैं उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना हो, ये ध्यान रखिएगा। उसके अंदर किसी भी स्पेसिफाइड कॉलम के लिए डिफरेंट रोज़ में डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, ये देख लीजिए। अगर ऐसा है तो पिवोट फंक्शन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एरर आएगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी करना है तो पिवोट तो फंक्शन तो एरर शो करेगा, तो फिर वहाँ पर आप पिवोट नहीं यूज़ करके पिवोट अंडरस्कोर टेबल यूज़ करेंगे। मतलब यह है कि अगर डिफरेंट रोज़ में आपके डुप्लीकेट डेटा है फॉर ए स्पेसिफाइड कॉलम, तो उस केस के लिए आप पिवोट यूज़ ना करके पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन को यूज़ करोगे। द पिवोट अंडरस्कोर टेबल इज ऑल्सो पिवोट फंक्शन, पैराग्राफ में दे रखा है आपका, which like pivot also produces a pivoted table but it is different from the pivot function in the following ways। तो ये थ्री डिफरेंट वेज हैं, उसमें अलग कर सकता है। पहला तो है इट डज नॉट रेज एन एरर फॉर मल्टीपल एंट्रीज ऑफ द रोज कॉलम कॉम्बिनेशन, तो ये पहली बात तो एरर नहीं शो करेगा। सेकंड, इट एग्रीगेट्स द मल्टीपल एंट्रीज प्रेजेंट इन अ रो कॉलम कॉम्बिनेशन, यू नीड टू स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ एग्रीगेशन यू वांट। सम मीन्स, तो जब हम एग्रीगेट करते हैं तो हमारे पास एग्रीगेशन के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हम सम कर सकते हैं, मीन कर सकते हैं, ठीक है। और ओके, तो ये टू मेथड्स है जिससे हम पिवोट से पिवोट टेबल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है डायरेक्टली, एज ए सिंपल पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिवोट फंक्शन एंड द पिवोट टेबल फंक्शन। तो आपको यही कहना है कि पिवोट फंक्शन में आपका जब मल्टीपल एंट्रीज होंगी आपकी किसी स्पेसिफाइड कॉलम के अलोंग मल्टीपल रोज़ में, डिफरेंट रोज़ में, तो वहाँ वो एरर शो करेगा। लेकिन पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन एरर शो नहीं करता है, ठीक है। और उसके साथ हम किसी एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं पिवोट अंडरस्कोर टेबल में, ये भी एक मेन पॉइंट है। चलिए देखते हैं, अभी आपको एक प्रोग्राम से समझाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो एक डेटा फ्रेम लेते हैं, और डेटा फ्रेम भी ऐसा लेंगे जिसमें आपकी पहले तो पिवोट के लिए तो आपको मल्टीपल एंट्रीज नहीं चाहिए होंगी, तो हम उसी तरीका डेटा फ्रेम लेंगे। तो फर्स्ट लाइन है इंपोर्ट पांडास एसपीडी, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया एक डिक्शनरी की हेल्प से। देखिए
ठीक है, डिक्शनरी से हेल्प से कर लिया हमने। तो डिक्शनरी में जो कीज़ हैं वो है नेम और क्वालिफ़िकेशन। ये देखिए, नेम और क्वालिफ़िकेशन और एज, ये 3 हैं। ये डेटा फ्रेम के आपके कॉलम नेम हो जाएंगे और हमने इसको कर दिया प्रिंट। यहाँ तक अभी हमने पिवोट का कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अब हम इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो देखिए अप्लाई कैसे करेंगे। पिवोट के लिए फंक्शन कौन सा है, पिवोट ही नाम है उसका फंक्शन का। तो अभी हमको डेटा इस ऑर्डर में चाहिए, नेम, क्वालिफ़िकेशन और एज, इस फॉर्म में चाहिए। तो हमने ये जितने भी जो भी कॉलम्स थे वो हमने यहाँ लिख दिए, नेम, क्वालिफ़िकेशन और एज, और फिर इसको पास कर दिया हमने। ठीक है, और एक दूसरा तरीका और है, हमने लिखा इंडेक्स इज इक्वल टू नेम, कॉलम इज इक्वल टू क्वालिफ़िकेशन और वैल्यू इज इक्वल टू एज। एक्चुअली ये दोनों सेम है। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपकी इंडेक्स से काम करती है, फर्स्ट जो कॉलम होता है वो इंडेक्स से काम करता है। सेकंड जो कॉलम होगा वो कॉलम नेम होगा, वो कॉलम का काम करेगा, और थर्ड जो होगा वो वैल्यू का काम करेगा। उसके बिहाफ पर नया डेटा सेट मैनेज होगा आपका। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। वेट अ मिनट, ये आपका डेटा फ्रेम है। ठीक है, डेटा फ्रेम में हमारे पास 3 कॉलम्स है, एज, नेम और क्वालिफिकेशन। ये हमारा डेटा ही हमने क्रिएट किया था, अभी हमने कुछ भी नहीं किया इसके साथ, अभी पिवोट वगैरह अभी हमने अप्लाई नहीं किया इसमें कुछ भी। अभी हमको पिवोट करना है, अप्लाई करना है। तो अभी हमने इसके अंदर इंडेक्स क्या लिया, इंडेक्स लिया हमने नेम। अब चूँकि नेम को हमने इंडेक्स लिया तो ये देखिए इंडेक्स पोजीशन पे आ जाएगा। और फिर हमने लिया कॉलम्स में, लिया हमने क्वालिफ़िकेशन। तो देखिए जो भी क्वालिफ़िकेशंस की वैल्यूज़ थी, कौन सी थी, ग्रेजुएट और मास्टर्स, वो आपकी यहाँ आ जाएंगी, ग्रेजुएट और मास्टर्स। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन के साथ शो हो रही है, ये नेम के साथ शो हो रही है। और वैल्यूज़ क्या ली थी, वैल्यूज़ ली थी हमने एज, तो अभी इनके रेस्पेक्ट में एज आ जाएगी। और अगर कहीं ऐसा मिलता है कि इनके रेस्पेक्ट में एज का फैक्टर मिसिंग मिलता है, जैसे आरब ग्रेजुएट, ठीक है, आरब हम देखेंगे, आरब का जो है कैसा पोस्ट ग्रेजुएट तो है, वो ग्रेजुएट नहीं है, तो उसके रेस्पेक्ट में, पोस्ट ग्रेजुएट के रेस्पेक्ट में अगर हम एज देखेंगे तो हमें मिलेगी नहीं, तो वहाँ एन ई एन शो करेगा, एन ई मीन नॉट ई नंबर। ठीक है, तो जो वैल्यू नहीं मिलेगी वो एन ई एन से शो होगी। तो इस डेटा को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें है मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि आपका डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, कुछ रोज़ हो सकती हैं, कुछ कॉलम्स हो सकती हैं, वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब आप रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करके, कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तरीके से वैल्यू को समराइज़ करके देखना चाह रहे हो, तो हम पिवोट की हेल्प से कर सकते हैं। पर याद रखिएगा कि इसमें किसी भी 2 रो में पर्टिकुलर कॉलम के लिए वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तभी आप उसे कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। वैल्यूज़ रिपीट होंगी 2 रोज़ में स्पेसिफाइड कॉलम्स के लिए, तो फिर आपको ये समझ लीजिएगा एरर शो करेगा आपका। देखिए यहाँ देखिए, ये आपका मेन प्रोग्राम। तो हमने पिवोट फंक्शन लिया, और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट था, ये फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी इंडेक्स, सेकंड हो जाएगी कॉलम, और थर्ड वैल्यू हो जाएगी वैल्यू। इसको हम ऐसे भी पास कर सकते हैं। पिवोट अंडरस्कोर टेबल में क्या है कि पिवोट अंडरस्कोर टेबल में हमको जो करना है, हम वैल्यू रिपीट भी हो रही है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए हमने किया पिवोट अंडरस्कोर टेबल, एक डेटा फ्रेम लिया। अच्छा, अभी पिवोट अंडरस्कोर टेबल का यूज़ नहीं किया, अभी हमने क्या काम किया, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ ली हैं, सेम वैल्यूज़ ली हैं, और इसको पिवोट के थ्रू हमने करने की कोशिश की है। तो ये एक एरर दिखाएगा, देखिए ज़रा आप। ये सिंपल वाला था आपका भी पहला फर्स्ट केस। ये सेकंड मेथड है टू प्रिंट डेटा फ्रेम यूजिंग पिवोट फंक्शन। अब ये हमारा आपका, अच्छा ये तो आंसर हो जाएगा, ठीक। ये सेकंड डेटा फ्रेम है विच कैन नॉट बी पिवोट, इसे पिवोट क्यों नहीं होगा, वैल्यू रिपीट हो रही है। ये देखिए आर मास्टर्स मास्टर्स, नेम और क्वालिफिकेशन रिपीट हो रहे हैं आपके, इंडेक्स और कॉलम वैल्यू का कॉम्बिनेशन। तो जब आप इसको करने की कोशिश करेंगे पिवोट के साथ तो ये एरर शो करेगा।
तो ये मेन पॉइंट है। तो ये पिवोट के थ्रू नहीं हो सकता, इस तरह की वैल्यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि हमने नेम को क्या लिया है, नेम को लिया है हमने इंडेक्स और क्वालिफिकेशन को लिया है कॉलम, और उस केस में ये दोनों वैल्यू आपकी सेम मिलेंगी। तो पिवोट टेबल के थ्रू फिर इसको मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, तो ये एरर शो करेगा उस केस में। तो ये तो पिवोट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में पिवोट अंडरस्कोर टेबल का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।